15 से ज़्यादा सालों से लोग बिग बॉस देख रहे हैं हमारे देश में। क्या है इंडिया के बारे में वो इनसाइट जिसकी वजह से लोग बैठ के बस लोगों को देख रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जीते हुए? हर आदमी को बड़ा अच्छा लगता है कि उनके घर में क्या बात चल रही है। आप किसी के कैबिन के आगे से निकल जाए, कोई बात चल रही है, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि उसके घर में बात चल रही है। तो एक ये वाइकेरियस प्लेजर जिसको कहते हैं, उसका एक बेसिक इंसाइट है जो बिग बॉस कैप्चर करता है। अगर आप बर्तन में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्तन डालेंगे तो थोड़ी आवाज़ भी आएगी, तो राइट, मयान में 2-3 तलवारें भी डालनी पड़ेंगी, तो वो सब करना पड़ता है। आइए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इंडियन टेलीविजन को एक नया रूप दिया। द जीनियस बिहाइंड बिग बॉस, केबीसी एंड मच मोर, मिस्टर तरुण कथियाल। तो तरुण, सबसे पहले यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी हमें इस बात की है कि आपने केबीसी जैसा प्रॉपर्टी लॉन्च किया इंडिया में और आपने अमिताभ बच्चन को लोगों के टीवी स्क्रीन्स पे पहुंचा दिया। तो ज़रा बताइए कैसे वो जर्नी हुई थी, केबीसी की क्या स्टोरी थी और अमिताभ से मिलना कैसा था? हमारे एक बॉस होते थे स्टीव एस्क्यू करके, हांगकांग में सारे हांगकांग रन ऑपरेशन था उस टाइम पे। स्टीव एक ग्लोबल टीवी एग्जीक्यूटिव थे। ये उनको ग्लोबल जो ना जितने ट्रेंड्स थे वो बहुत पता रहते थे। और ये मैं 99 की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग सब यूट्यूब नहीं देखते थे और इंटरनेट ऐसा नहीं था कि सबको पता होता कि सब कुछ क्या कहाँ चल रहा है, राइट, कि अमेरिका में क्या चल रहा है कि यूके में क्या चल रहा है। तो उन्होंने हमें कुछ एक VHS टेप भेजे कि ये एक नया शो आया है यूके में और ये अब ट्रैवल भी कर रहा है, कई देशों में जा रहा है, तो क्या हम बनाना चाहेंगे। तो हमने देखा और वो एक क्विज शो था। राइट। पहले लगता है यार कि क्विज शो कौन देखेगा इंडिया में, पर जैसा वो माउंट हुआ था, जिस हिसाब से उसका एक ड्रामा था, वो क्विज शो से बहुत बढ़ के था, राइट। तो वो पोटेंशियल दिखता है एक शो में, राइट। और समीर नायर और मैंने और स्टीव एस्क्यू ने ये शो बहुत बार देखा और हमें लगा कि हमें ये इंडिया में करना चाहिए। फिर हमारी मुलाकात हुई रूपर्ट मर्डॉक से। रूपर्ट मर्डॉक इंडिया आए, उन्होंने तब जी के साथ अपना नाता तोड़ा था और हमने डिसाइड किया था कि स्टार प्लस जो मेन चैनल है वो पूरा 100% हिंदी जाएगा और उसके लिए हम ये शो हू वांट्स टू बी अ मिलियनेयर को एक अपना ड्राइवर शो बनाएंगे। तो रूपर्ट इंडिया आए, तो मैं काफ़ी यंग था उस टाइम पे, ऑब्वियसली कुछ आज से 23 साल पहले ले लीजिए, 23 या 24 साल पहले, तो कुछ मैं 24 साल का था। तो मुझे समीर ने बोला कि तुम्हें एक प्रेजेंटेशन करनी है। मैं उस टाइम पे स्ट्रैटेजी हेड करता था, तो कुछ नंबर्स डाल के, तो उन्होंने देखा कि जी यहाँ पे है, सोनी यहाँ पे, और स्टार एकदम नीचे था। हमारे 2 ही शो होते थे तब जो कुछ कहने लायक भी थे। राइट। वो एक शो था नीना गुप्ता का बहुत पॉपुलर शो सांस, और एक आशा जी का शो था कोरा कागज़। दोनों बहुत अच्छे शो थे। रेणुका शानी थी कोरा कागज़ में और नीना और कंवलजीत खुद थे सांस में। आजकल बहुत लोग नहीं जानते होंगे सांस को, लेकिन सांस एक लैंडमार्क शो था। बिल्कुल। पर फिर भी उन 2 शोज़ के आगे हमारे पास ना कुछ था और ना दिख रहा था। तो हमें लगा कि हू वांट्स टू बी अ मिलियनेयर एक बहुत अच्छा शो होगा। तो हमने एक जो प्लान बनाया था वो ये था कि हम 10 लाख रुपए देंगे। तो शो का नाम था कौन बनेगा लखपति, क्योंकि अगर आप मिलियन लें इंडिया में तो वो 10 लाख बनता है, राइट। और उस टाइम 10 लाख भी बहुत लगता था, तो हमने कहा 10 लाख है तो 10 लाख ही देंगे। तो हमने रूपर्ट को प्रेजेंटेशन की, हमने कहा हम ये शो बनाने वाले हैं, इसको हम प्राइम टाइम में डालेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसने बोला इससे कुछ होगा 10 लाख देने से? तो हमने कहा हाँ होगा। तो इससे ऊपर क्या होता है? तो अब मुझे याद नहीं किसने बोला, लेकिन किसी ने बोला कि इससे ऊपर करोड़ होता है, which is the next number to go for. So he said ki what will that be called? So I think Sameer said who wants to be kaun banega crorepati. So he said let's give that. Obviously, when you're the owner you can say let's give that, and of course, and obviously it was not in our imagination that we would be giving out 1 crore of rupees, but when somebody who's so bullish about the idea, और या जिनका वो चैनल वो कहीं की देना है, तो हम तुम में भी जोश आ जाता है। मालिक बोल सकता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड रूपर्ट वैसे हैं, राइट। वो एक बड़ा सोचते हैं और बड़ी एक बेट लेना चाहते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला हाँ करोड़ पे देते हैं। तो हमने भी सबने बोला हाँ करोड़ पे देते हैं। तो वैसे बन गया शो कौन बनेगा करोड़पति। और उसके बाद
शुरू हुई कि कौन इसको होस्ट करेगा। क्योंकि यूके वाले वर्जन में तो ऐसा कोई सेलिब्रिटी बड़ा होस्ट उस तरह नहीं है जो इंडिया ने उसको। करेक्ट। तो क्योंकि आप सोचिए इंडिया के आम आदमी को ये क्विज शो वगैरह विदार हमारे जो अवेयरनेस लेवल थे उस टाइम पे, लिटरेसी लेवल थे, अंडरस्टैंडिंग लेवल थे, वो एक एडवांस मैच्योर लिटरेट मार्केट यूके यूएस जैसे नहीं थे। समीर नायर जो मेरे बॉस थे वो अमिताभ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं एक्चुअली एडमिटेडली अमिताभ का फ़ैन तो हूँ लेकिन इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमें तो अमित जी को लेना चाहिए, और हमने सुनील दोषी है जो अमित जी के उस टाइम पे एजेंट मैनेजर करके होते थे, उनसे बातचीत शुरू की। सॉरी, सो ये लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम था एट दैट टाइम या कुछ और नाम भी आप सोच रहे थे? एक्चुअली तो एक ही नाम था, लेकिन हमने सोचे उसके बाद कई नाम, लेकिन वो नाम फिर सोच के रह गए कि नहीं, लेट्स गो बैक टू द टॉप नेम। तो हमने शुरू की अपनी अमिताभ बच्चन को कन्विंस करने की एक जर्नी, और कई मीटिंग्स हुई अमिताभ जी के घर पे। उन्होंने सोचा, नहीं सोचा, फिर मुझे याद है एक बार और उनकी फैमिली ने भी एक बार उनको बोला कि ये आपको एक क्विज मास्टर बना देंगे, ये मत कीजिए। तो उन पे भी बहुत प्रेशर था, लेकिन अमित जी भी अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहते थे। वो भी एक अपनी लाइफ के एक पड़ाव पे आ गए थे कि उनको एक नया कुछ करने की चाह थी, देख रहे थे कि क्या नया करेंगे। और फिर आई थिंक उन्होंने एक अमेरिका ट्रिप लिया और एक आई थिंक यूके में भी ट्रिप लिया, और उनकी फैमिली यूके में रहती है, उनके भाई वगैरह। तो आई थिंक उनको वहाँ जाके देखा उन्होंने कि ये शो बहुत बड़ा बन चुका है और कैसा ड्रामेटिक शो है, और वो और जब हमने उनको काफ़ी सारे टेप्स दिए, वो देखने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम वैसे का वैसा शो इंडिया में करते हैं तो ये शो वैसा नहीं होगा जो नॉर्मल क्विज शो होता है। उसमें एक बहुत ड्रामा होगा, बहुत एक लेवल का फैनफेयर होगा। और फिर उन्होंने एक यूके के सेट पे एक ट्रिप लिया, और वहाँ पे उन्होंने पहला प्रोमो भी शूट किया, और वो देखने के बाद उनको खुद लगा कि आई एम अ फिट, इसमें बहुत कुछ हो सकता है और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। और फिर करते करते वो उन्होंने रिहर्सल शुरू की। वो ऑफिस आते थे हमारे, उन्होंने मतलब पता नहीं कितने ही शो किए होंगे रिहर्सल में हमारे साथ, और हमें लगता था कि कितनी रिहर्सल क्यों करते हैं, लेकिन वो एक परफेक्शनिस्ट हैं। तो उनको हर पॉज, हर क्वेश्चन, हर इंट्रो बहुत अच्छी से मालूम हो तो ही वो करना चाहते हैं। और जब शो शुरू हुआ तो मुझे समीर ने फ़ोन किया कि तुम सेट पे आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि बस आओ। तो मैं पहुंचा, उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन सेट जो है वो रोज़ अमित जी के साथ तुम करोगे, क्योंकि अमित जी को पूरा क्वेश्चन सेट दिखाना होता था। फिर हम कुछ सिमुलेशन भी करते थे कि कितना प्राइज मनी जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अमित जी और मैं साथ में कंप्यूटर पे बैठ के ना क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन देखते थे पहले। तो मैं कर्सर को जल्दी जल्दी नीचे डालूं, वो धीरे धीरे, बिकॉज उनको तो शो करना है, तो वो पढ़ रहे थे, वो असिमुलेट कर रहे थे। मैंने देख लिया शो क्वेश्चन, समझ आ गया, आगे बढ़ो। तो वो मुझे बोले धीरे चलो, मैं फिर और थोड़ा धीरे करूँ, लेकिन उनकी स्पीड पे मैं कभी नहीं आ पाऊँ। और काफ़ी हमारे ऑल्टरकेशन होते थे, वो मुझे लाइक एक दो लगा भी देते थे, बट इट यूज्ड टू बी अ रियली फन टाइम वेयर आई कुड सी दैट द अमाउंट ऑफ intensity, the amount of perfection, the amount of commitment that he had to what he was doing, it was bound to be a success, right? The format, वो उनकी commitment, इतनी मेहनत, सिद्धार्थ बासु का सारा effort जो उन्होंने लगाया। सिद्धार्थ बासु is very integral to this show, right? तो वो ये शो वो ना होते तो ये शो शायद नहीं बनता, क्योंकि सारा चकाचौंध एक तरफ और जो questions थे वो एक तरफ, because कोर जो शो का है वो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन ट्री बनाया जाता है रोज, और जो प्ले अलोंग लोग घर पे बैठ के खेल सकते हैं, जिन लोगों का या तो लोगों को आता है तो लोगों को अच्छा लगता है, या नहीं आता है तो उनको उत्सुकता होती है कि प्रश्न का आंसर है क्या, कि हम वेट करें और देखें क्या। तो वो जो एक प्ले है वो अमित जी ने बहुत बेहतरीन किया, लेकिन सिद्धार्थ के क्वेश्चंस ने भी उसका डिजाइन भी उस तरह के 1000 रुपए के क्वेश्चन और 10,000 रुपए के क्वेश्चन और 3,20,000 रुपए के क्वेश्चन और 1 करोड़ के क्वेश्चन में जो अंतर था
वो ऑलवेज मेंटेन किया, और उससे लाइफ की एक बड़ी सीख मिली कि यू नो तुम आसान सवालों से छोटे पैसे कमा सकते हो, पर डिफिकल्ट सवालों के जवाब देके तुम बड़ा बन सकते हो। बड़ा पड़ाव तो पार करना ही पड़ता है अगर तुम्हें कुछ बड़ी चीज़ चाहिए तो। अगर आज आप देखते हो उस टाइम को, अर्ली 2000s के इंडिया को और ये केबीसी के लॉन्च को, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या था इंडिया में तब जो आप कैप्चर कर पाए थे जिसकी वजह से केबीसी चला? तो आई थिंक एक शब्द में कहूँगा तो उम्मीद। आज की इंडिया में ना एटलीस्ट वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में एक सेटिस्फैक्शन आ चुका है। लेकिन उस टाइम के मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में भी और सब क्लासेस में उम्मीद थी कि हम बेटर कर सकते हैं, हमारा लाइफ बेटर हो सकता है, और ये शो उनको होप देता था कि आज आप भी करोड़पति बन सकते हैं। राइट। और ये उम्मीद का जो सेंट्रल थॉट है मैंने बहुत शोज में देखा है। जस्सी जैसी कोई नहीं में उम्मीद थी कि एक लड़की जो इतनी खूबसूरत नहीं है वो भी कुछ बन सकती है अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ा ये उम्मीद का क्वेश्चन मैंने इंडियन आइडल में देखा। वो उम्मीद जब खरी उतरती है लोगों की, राइट, वो जो 3 महीने का जो जर्नी था राहुल वैद्या या अभिजीत सावंत या बाकी बच्चों का, राइट, और जो आज तक, अब आज 15-20 साल के बाद भी राहुल वैद्या बिग बॉस जीते हैं, राइट, तो वो इतने साल सर्वाइव कर पाए हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं, तो वो उम्मीद पे खरे उतरे हैं। राइट। और उनको प्लेटफॉर्म मिला। उससे पहले तो जितने सिंगिंग रियलिटी शोज होते थे वो क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ पीपल के साथ आते थे। आप लोग ऑन ग्राउंड गए और आपने हर शहर में ऑडिशंस किए। एक दिन हम चल रहे थे कि मेरे को याद है कलकत्ता या दिल्ली का ऑडिशन था, और मैं फ्री मेंटल के एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो आया हुआ था बाहर से, उसके साथ हम लोग चल रहे थे। बहुत लाइनें थी, लोगों को देख रहे थे कि सब इंतज़ाम ठीक है कि नहीं। तो उसने मुझे एक बात कही, और मेरे वो बात अभी भी जहन में, कि इन बच्चों में से एक इंडियन आइडल होने वाला है और उसकी लाइफ बदलने वाली है। अभी तो लगता है कि ये झुंड है और ये बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों में कुछ बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए। राइट। और तुम्हें शो करने से पहले नहीं लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन जैसे शो बढ़ता जाता है, राइट, दिखता है, और उसके बाद भी दिखता है कि कैसे उनकी ज़िंदगी सच में बदल गई। अरिजीत सिंह भी हमें एक ऐसे ही शो में मिले थे। राइट। और किसी को नहीं लगता था कि अरिजीत वो होंगे जो आज है, लेकिन कई बच्चों की फेम गुरुकुल में अरिजीत, और वो विनर भी नहीं था। अरिजीत 4थे या 5वें नंबर पे था, लेकिन देखिए टैलेंट को कहीं एक प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लेटफॉर्म से उसको कहाँ से कहाँ वो निकल जाता है। राइट, राइट। एक दूसरे डायरेक्शन में भी जैसे आप बोल रहे हो कि स्टार तभी बहुत हाई रैंकिंग नहीं था और आपने इवनिंग प्रोग्राम में एक तरह का इंट्रोड्यूस किया। आई थिंक तभी तो बहुत सारे सीरियल्स होते थे जब आपने केबीसी को शाम को 9 बजे लॉन्च करने का सोचा। तो ये टाइम स्लॉट का क्या रोल होता है एक तो, और दूसरा कि थोड़ा सा हमें अभी सास बहू सोप की दुनिया में भी लेके जाइए कि वहाँ पे व्हाट इज़ द इनसाइट कि क्यों इंडिया में लिविंग रूम में बैठे हुए फैमिलीज इतना सारा सास बहू सोप देखने लगे। तो क्या हुआ कि एक तो हमने कहा कि अगर हमें ऐसे शो को अमिताभ बच्चन के साथ एक प्राइड ऑफ प्लेस देखनी है, एक प्रेस्टीज देनी है, प्रेस्टीज से ज़्यादा ऑल्सो एक लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बनाना है, तो हमें उसको प्राइम टाइम में ही दिखाना पड़ेगा, राइट। और 9 बजे से ज़्यादा कुछ बेहतर हो नहीं सकता था, राइट। और फिर हमने एक बड़ा कैंपेन भी किया, 9 बज गए क्या 9 हमें लगा था कि बहुत आइडियल है। सब फैमिलीज, मेल्स भी तब तक काम से घर आ गए होते हैं, सब फैमिलीज साथ में खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त ये शो देखेंगे, थोड़ा एक दूसरे के साथ ट्राई करेंगे कि कितने आंसर्स कर चुके हैं, राइट। और अमित जी का जो शुरू में जो ओपनिंग होता था उसमें वो बहुत सीख भी देते थे, और वो अपने बाबूजी की पंक्तियाँ और फिर उसका मीनिंग सबको सिखाते थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। और अगर आप उस समय 9 बजे सड़क से निकलते थे तो आप वो टन 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 आप कहीं पे भी सुन सकते थे, क्योंकि सब घरों में यही चलता था। उसके बाद हमें लगा कि जैसे ही केबीसी ख़त्म होता है तो लोग बंद ना कर दें अपना टीवी, राइट। और हमने 2 शो किए, एक पहले और फिर एक उसके बाद। पहला था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और उसकी थिंकिंग ये थी कि हम फैमिलीज़ को जुड़ा रखना चाहते थे। हम
फैमिलीज़ को इंडियन फैमिली सिस्टम के बीच में एस्पिरेशनल बनाना चाहते थे कि वही उम्मीद, वही होप है आपकी कि आप लोग सब साथ में रह के भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, इंडियन वैल्यू सिस्टम्स को अडॉप्ट करके भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आदमी को वेस्टर्न होने की ज़रूरत नहीं है अगर आदमी को प्रोग्रेस करनी है, तो साथ में इंडियन फैमिलीज़ भी प्रोग्रेस अपनी वैल्यू सिस्टम को साथ रखते हुए भी प्रोग्रेस कर सकती हैं। और ये बरजात्याज ने लोगों को बहुत अच्छे से बहुत बार दिखाया है, राइट। सो ये बरजात्याज वाली इंसाइट को आप टीवीज पे लेके आए, मतलब किस तरह से उतना आपने ही नहीं, approach बट किया? हाँ एक हद तक एक इंडियन फैमिली सिस्टम और इंडियन फैमिलीज में जो ऊंच नीच होता है, लेकिन अगर वो साथ में रहते हैं तो वो किसी भी ऊंच नीच को पार कर सकते हैं, वो एक सेंट्रल थॉट था। और जो घर की बहू होती है वो एक सेंट्रल यूनाइटिंग फोर्स होती है, जो तुलसी बनी, जो स्मृति ईरानी बनी, और हाँ जो मिनिस्टर भी बनी, तो वहीं से शुरू हुआ। और एकता, हम ये डेली सोप ढूंढ रहे थे, हमने एक्चुअली एक डेली सोप कमीशन भी किया, लेकिन वो वैसा निकल के नहीं आ रहा था। और उतने में जीतू जी और एकता आए और उन्होंने क्योंकि का आइडिया मैं सिखाया और हमें बहुत पसंद आया। और समीर और मैंने और दीपक ने कहा कि ये शो ज़रूर करना चाहिए। और फिर मैं शोभा जी को मिला और हमने बजट किया। शोभा जी एक एक्स बजट मांग रही थी, हमने उनको X++ दिया। हमने कहा आप इसको अच्छे से बनाइए, क्योंकि हम इसको अपना एक शोकेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि तब तक वो लोग भी डेली सोप दोपहर में बनाते थे। तो आप उससे पहले जो जितने भी घर एक मंदिर एक बहुत अच्छा डेली सोप होता था, और एक कई सारे डेली सोप होते थे, वो सब दोपहर में होते थे, राइट। सोनी पे एक शो होता था एक महलो सपनों का, पर हमें लगा कि प्राइम टाइम में अच्छा बना हुआ शो कुछ अलग कर सकता है, राइट। और तो इसलिए हमने क्योंकि किया। वो 10:30 बजे आता था, तो लोग 10 बजे क्योंकि KBC ख़त्म करते थे, उसके बाद हमारे कुछ शो थे जो नहीं चल रहे थे, तो कुछ और देखते थे और फिर 10:30 बजे क्योंकि देखते थे। हमें लगा कि अब ये 10 से 10:30 का भी एक ब्रिज करना चाहिए हमें, राइट। और फिर हमने एक और एकता के साथ शो किया, वो था कहानी घर घर की, और तुलसी से पार्वती बनी। तो वो शो भी उतना ही हिट हुआ। एक चीज़ तो थोड़ी ब्रेव थी इसमें कि आपने फीमेल प्रोटैगनिस्ट का शो प्राइम टाइम में लॉन्च किया, जब कि अगर इंडियन फैमिली का सेटअप है तो मेल के पास रिमोट होता है। सो अगर आप देखें तो हमें लगता है कि मेल्स डेली सोप्स नहीं देखते हैं, लेकिन मेल्स भी उतने ही डेली सोप्स देखते हैं। फैमिलीज खुद बैठ के कहानी होती है, लोग कहानी के साथ बंध जाते हैं, राइट। एक ओवरऑल व्यू बताइए कि तब आपने एक तो उम्मीदों की बात की, विच वाज के एक इंडिया का अपने कॉमन थीम सोचा था कि सब एस्पिरेशनल ऑडियंस है, सबको आगे बढ़ना है लाइफ में, और उनको हम अलग अलग तरह से आगे बढ़ाने का ये फ्यूचर दिखा रहे। तो जैसी कोई नहीं, क्योंकि सास भी बहुत ही नहीं था। जस्सी एक अर्बन शो था जो एक यंग लड़की को उम्मीद देता था, राइट। और वो शो मतलब तुलसी का कैरेक्टर बड़ा था तो जस्सी का कैरेक्टर उतना ही बड़ा था, लेकिन वो एकदम अनकन्वेंशनल था। तुलसी एक कन्वेंशनल हीरोइन थी, लेकिन जस्सी एक कंप्लीटली अनकन्वेंशनल हीरोइन थी। और वो शो आज लैंडमार्क इसीलिए है, और बहुत दुनिया में बहुत जगह चला है, अगली बटी करके नाम पे। वो एक बहुत एवरेज लड़की को, और एवरेज लड़का जो नंदू था, उम्मीद देता है, राइट। वो एक डिफरेंट तरह की उम्मीद थी। बिकॉज आज जो सोशल मीडिया पे भी हो रहा है कि आप कितना अच्छे दिखते हैं, उससे आपकी सेल्फ वर्थ आपके अंदर और आपकी एक्सटर्नल वैल्यू उससे गिनी जाती है, राइट। वो नोशन हम तोड़ना चाहते थे कि सिर्फ आपकी लुक्स आपको डिफाइन नहीं करती हैं, पर आप क्या हैं, आपका वजूद क्या है, आप अंदर से कौन है, वो आपको डिफाइन करता है। जो एक रियल इंसान है वो कैसे उभर के आ सकता है, और वो कैसे सक्सेसफुल बन सकता है, राइट। और उसी की आज वापस एक नीड आ गई है, क्योंकि जो वैनिटी सोशल मीडिया में आ गई है, वो उसी को आज वापस ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो वहीं से जैसे आपने क्योंकि सास भी कभी बहुती की बात की, आपने जस्सी जैसी कोई नहीं की बात की, वेर आपने देखा है कि थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट होने की ज़रूरत है इन द इंडियन हाउस होल्ड, वहाँ पे जहाँ पे विमेन को इम्पोर्टेंस मिले, उसी चीज़ को अब आप अपने करंट वेंचर में और आगे लेके जा रहे हैं। सो
थोड़ी स्टोरी बताएंगे आपके इस इशू के अराउंड, क्या कनेक्शन रहा है ओवर द इयर्स और कहाँ से ये आइडिया निकल के आ रहा है? सो एक्चुअली मैं ना एक बहुत पुराना शो है जिससे बहुत इंस्पायर था, और यू शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इज देयर वाज अ शो कॉल्ड अमानत. या यस, दैट इज एक्चुअली वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था इंडिया में. जी टीवी पे था 90s में. 90s में. और वहाँ पे 5 बेटियाँ होती हैं, एक फादर की, और उनकी माँ नहीं होती है, और कैसे एक एक करके उनकी शादी होती है. ग्रेसी सिंह शायद उसी शो में थी. वो शो एक कॉर्नरस्टोन बना कि इंडियन फैमिलीज, लड़कियां, उनकी उम्मीदें, वो क्या कर सकती हैं, क्या उनके लिए सोसाइटी करने देती है, नहीं करने देती. वो कहानी ना आज 95, 96 या जो भी 98 से आज 2023 में प्ले आउट कर रही है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में. आज जो सोशल मीडिया में हो रहा है वो तब से और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और मैं ये बताता हूँ क्यों. अगर आप वो शो देखते और आज आप सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, तो जो रियलिटी में सड़क पे हो रहा था वो आज सोशल मीडिया पे हो रहा है. उस टाइम पे अगर लड़कियां सड़क पे उतरती थी तो 4 लड़के उनको छेड़ने के लिए रेडी रहते थे, राइट. और माँ बाप लोगों को कहते थे कि यार, लड़कियों को कहते थे, आज भी कहते हैं कि शाम को अंधेरा होने के बाद आप बाहर मत जाइए, सेफ नहीं है, काम पे भी मत जाइए तो जल्दी आ जाइए. और बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती थी राइट लड़कियों पे और उनके मूवमेंट पे. आज वही सोशल मीडिया पे हो रहा है. अगर आप डेटा देखें तो 3 में से 1 लड़की हमेशा ऑनलाइन अब्यूज़ या ट्रोल होती है. आज अनोनिमिटी के नाम पे कई तरह के कमेंट्स लड़कियों के पोस्ट पे डाले जाते हैं. आज लड़कियां अपना अकाउंट प्राइवेट रखती हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो पब्लिक करेंगी तो लोग उनको जज करेंगे, राइट. लोग उनको अब्यूज़ करेंगे. माँ बाप बच्चों को लड़कियों को कहते हैं कि आप अपना अकाउंट मत खोलिए क्योंकि आपकी शादी नहीं होगी. ये डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है. आज माँ बाप अपनी बेटियों को अकाउंट नहीं खोलना देना चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे तुमने कुछ कपड़े अपने पहने हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बात करी हो, लोग कुछ और भी सोचना शुरू कर देंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम प्लीज़ अब सोशल मीडिया में मत जाओ. तो हम एज अ सोसाइटी ना, हमारे देश नहीं पर पूरी दुनिया 20-25 साल पीछे चला गया. जो सड़क पे होता था, जो वाहियात बना आज सड़क पे होता था, वो आज इंटरनेट पे हो रहा है. राइट. अब उसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि बहुत बातें हैं जो लड़कियां, औरतें अपने एक दूसरे से करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल है, रेलेवेंट है, पर्टिनेंट है, लेकिन वो कर नहीं पाती हैं. राइट. अगर आज एक यंग लड़की प्यूबर्टी हिट कर रही है और अगर वो बॉडीली चेंजेस उसको आ रहे हैं और वो अगर कोई सवाल पूछना चाहती है जो इंडियन हाउस होल्ड में पूछना बहुत मुश्किल होता है, तो वो सोशल मीडिया पे जाके नहीं पूछ सकती. अगर कोई औरत ऑफिस में अब्यूज हो जाती है और अगर वो आगे कह भी देती है ना कि मेरे साथ किसी ने कुछ किया है, तो 4 लोग उसको बोलने लगते हैं कि तुम्हारे ही कैरेक्टर में कुछ गलत होगा. उसको कोई सपोर्ट करने को रेडी नहीं होगा. अगर कोई लड़की डिसेंटली ड्रेस भी होगी ना तो उसको आप ब्रैकेट कर देंगे, लेकिन कोई भी एक्टर लड़का, कोई भी आम लड़का भी शर्ट खुली करके अपनी फोटो डालेगा तो बोलेंगे अरे कितनी अच्छी मसल्स हैं, क्या हैंडसम लगता है, 6 पैक है. राइट. एब्सोल्युटली. वो तो बिहेवियर चेंज नहीं हुआ. पहले रास्तों पे होता था, अब सोशल मीडिया पे भी होता है. तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, जो एक सेफ स्पेस है जहाँ पे लड़कियों की अपनी आवाज़ है, जो उनकी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, वो जो चाहती हैं उसके बारे में बात कर सकती हैं. अगर वो प्लस साइज़ हैं तो वो वैसे कपड़े ढूंढ सकती हैं, अगर वो स्किनी है तो वो वैसे कपड़े ढूंढ सकती हैं, अगर वो मेकअप लगाना चाहती हैं तो उसकी बात कर सकती हैं, अगर वो मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ हैं तो उनकी बात कर सकती हैं, अगर वो अपने सेक्सुअल इशू हैं तो उनकी बात कर सकती हैं, अगर वो सोचना चाहती हैं कि वो पीरियड्स में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या उनके मूड स्विंग्स कैसे डील करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात कर सकती हैं. तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोग कहीं बात नहीं कर सकते. आज हम बात करते हैं कि हम बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल इश्यूज हैं हमारे आज मन में या जो सवाल आते हैं हमारे में, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते. राइट. और वो जो अभी हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कोटो, वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च किया.
और ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, ये प्रॉब्लम दुनिया की है। ये प्रॉब्लम तो कई एरियाज में तो और भी अक्यूट है। अगर आप मिडल ईस्ट देखें, आप साउथ ईस्ट एशिया देखें, उधर तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा अक्यूट है। राइट। ये करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते थे, जैसे आप एनजीओ खोल सकते थे, आपने स्टार्टअप खोलना चुना है। आपको क्यों लगता है कि स्टार्टअप खोलना बेस्ट ज़रिया है ये एजेंडा ड्राइव करने के लिए? मुझे पता नहीं कि स्टार्टअप क्या होता है, पर मेरा प्लान था कि ये एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक इजी एक्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए, एक इजी एक्सेस होना चाहिए एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिटी में बॉन्ड करने के लिए, फिर उसको मोनेटाइज करने के लिए। और कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको पूरा हक दे, आपकी ओनरशिप हो, आप ये टोकनाइज कम्युनिटी है तो इससे आप कमा सकें। तो आप अगर एनजीओ कर भी लेना तो आपकी रीच उतनी ही रह जाती है। लेकिन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिस पे सब मुद्दे कवर हो सकें, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसमें दुनिया की सब औरतें आके एक दूसरे से बॉन्ड कर सकें, बात कर सकें, सपोर्ट कर सकें, कॉमर्स कर सकें, एक दूसरे के साथ रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ढूंढ पाए। बिकॉज आप ये भी सोचिए ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत कनेक्टेड है। एब्सोल्युटली। आज अगर औरत कमाती है और वो घर की फाइनेंशियल इनकम में कंट्रीब्यूट करती है तो उसकी इज्जत जो घर में होती है वो बहुत फर्क होती है। जबकि हाउसवाइफ की उतनी इज्जत होनी चाहिए क्योंकि जो घर चला रही है वो उतनी ही मेहनत कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि आज मनी और पैसा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। राइट। आज समाज में पहले ये सोचते हैं लोग कि आप कौन सी गाड़ी से उतरे। अनफॉर्चुनेट बात है। बिल्कुल। आई थिंक और एक चीज़ इसमें मुझे ये इंटरेस्टिंग लगी, और मैं क्यों ये स्टार्टअप वाली बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि विमेन ओनली बिजनेसेस जो बिल्ड हो रहे हैं दे कैन ट्रूली बी प्रॉफिटेबल। लाइक वो जो ऑडियंस है वो बहुत ही हाई वैल्यू ऑडियंस है, और वो ऑडियंस से चाहे एडवर्टाइजर्स हो, चाहे पेइंग कैपेसिटी हो फॉर सब्सक्रिप्शन, विमेन के पास एक बहुत ही अच्छा कट है जो in itself can be a profitable business. So it is in interest of private capital also to build businesses that can target this audience. Women economy is a very big economy. आज इधर नहीं कहीं पे भी, और आप सही कह रहे हैं। पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हम तो वेंचर कैपिटल फंडेड हैं, लेकिन मैं बहुत वेंचर कैपिटलिस्ट को मिला हूँ, और ये एक ब्रोटेक वर्ल्ड है। राइट। और बहुत लोगों के लिए विमेन के इश्यूज, क्यों विमेन को कम्युनिटी होना चाहिए, क्यों उनको साथ में आके रिवॉर्ड करना चाहिए कम्युनिटी बनाने के लिए, क्यों हमें रिवॉर्ड करने के बाद विमेन को मोनेटाइज करने को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उनको समझ ही नहीं पड़ता। क्योंकि उनका जो सोचने का जरिया दरिया, जो उनकी एक नैरो माइंडेडनेस है, वो उतनी ही लिमिटेड है कि हम क्या करते हैं, हमारी दुनिया क्या है और हमने क्या देखा है। किसी और के नजरिए से देखना और उसको एम्पथाइज करना और उसके पेन पॉइंट समझना ना एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ होता है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ, और इसीलिए मैं वापस आपके मीडिया करियर पे आता हूँ कि आपने बहुत अलग अलग ऑडियंसेस को सर्व किया है। आप बॉम्बे के, यूर अ बॉम्बे किड, बॉम्बे में बड़े हुए हो, बैंड्रा, आप बता रहे थे पहले के बैंड्रा अंधेरी में बड़े हुए हो, राइट? तो तब जब आप यूपी का जो वो बंदा है उसके लिए कंटेंट बना रहे हो, बंगाल में जो ये स्टूडेंट बैठी है उसके लिए कंटेंट बना रहे हो, तो वो कैसे आप अपने करियर में ग्रो हुए कि मैं इन लोग के लिए भी कंटेंट बना सकूं? कुछ एग्जांपल्स देके बताएंगे तो मुझे बहुत एक आई गॉट रियली लकी, राइट। शुरू में ही मेरे को रिसर्च की बहुत रुचि थी। मैं नंबर्स के बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन मैंने उसके ऊपर क्रिएटिव ऐड किया अपनी लाइफ में। और मैंने अपने स्टार के, सोनी के और बिग एफएम के तो ज़्यादा ही करियर में बहुत ट्रैवल किया है, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों से बातें की हैं, उनकी पेन पॉइंट समझी हैं, उनको समझा है कि वो क्या कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। और आप सोचें कि बॉम्बे में भी अगर आप किसी सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में लो मिडिल क्लास फैमिली के हाउस होल्ड में जाएंगे ना, चौल में या किसी एसआरएफ फैमिली में जाएंगे, वो फैमिली और उनका माइंडसेट और अलीगढ़ की फैमिली का माइंडसेट बहुत फ़र्क नहीं है।
आप बॉम्बे में रह सकते हैं, लेकिन आपका लाइफ एक और ही लाइफ होता है। शुरू से ही जब हमने टीवी पे बनाना शुरू किया, क्योंकि बनाया या जस्सी बनाया, या हम बहुत शहर गए और हमने इंडियन आइडल किया, और छोटे छोटे शहरों से लड़के आए फेम गुरुकुल में, या हमने 60 शहरों में जब बिग FM स्टेशन लगाए, लोगों की एक दिनचर्या भी देख लें तो आपको लगता है कि हर शहर में एक बहुत बड़ा अंतर है। इस देश में 40 किलोमीटर में लोग और भाषा और लोगों की आदतें बदलती हैं। राइट। और लोगों की आमदनी कैसे, वो आमदनी का जरिया, वो क्या करते हैं, क्यों सुबह उठते हैं, क्या कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, वो बदलता है। और हम जब ब्रेकफास्ट शोज बनाते थे, हम हर शहर का, तो जो ब्रेकफास्ट शो अगर बनेगा कानपुर का, वो अलीगढ़ का भी और कानपुर का भी बहुत फ़र्क होता है। और उससे जैसे बड़े शहर आ जाइए लखनऊ, या आप दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता, और आप लगे कि अगर सारे मेट्रो एक जैसे, तो सारे मेट्रो भी एक जैसे नहीं है। बिल्कुल राइट। हमने जब शुरू किया कलकत्ता का शो, तो मैं जब आरजे के साथ बैठता था और हम प्लान करते, तो उन्होंने बोला कि पहले तो आपको सुबह ना इलिश कितने की है वो ज़रूर बताना पड़ेगा रेडियो पे। मैंने कहा ये कौन बताता है? कहते हैं देखिए यहाँ पे सब लोग पहले तो उठ के इलिश खरीदने जाते हैं, फिर पकाते हैं, फिर खाते हैं, फिर काम के लिए काम शुरू होता है फिर। और आप सोचेंगे इंडिया में, सॉरी बॉम्बे में, तो लोगों को या इवन बैंगलोर में लोगों को सुबह टाइम नहीं होता है। लोग है बिना ब्रेकफास्ट खाए तो भाग जाते हैं, और रास्ते में ट्रेन स्टेशन के उतर के कुछ वड़ा पाव या कुछ कटिंग चाय पी के अपने काम शुरू कर लेते हैं। राइट। तो हर शहर बहुत बहुत फर्क होता है, और उसकी नीड्स, उसकी थिंकिंग वो बहुत अलग होती हैं। और मेरे को जो मेरा कुछ सालों का 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस था बिग FM में, वो बहुत एनरिचिंग रहा, क्योंकि बहुत शहरों में आप शहर लेवल पे लोगों को समझ पाए। पहले आप मास कंटेंट बना रहे थे कि KBC एक ऐसा कंटेंट है जो पूरा देश देखेगा, बट आप जब आप बिग FM कर रहे थे तो आप हर शहर को डेडिकेटेड कंटेंट बनाने लगे। वो फर्क है। तो हमने कई कहानी शोज किए। यादों की इडियट डॉग्स में उसमें से एक शो था, और बॉलीवुड की कहानियों का हमने एक शो किया जो बहुत हिट हुआ अन्नू कपूर के साथ। और अन्नू कपूर की जो बॉलीवुड की कहानियां थी, लोग गाने नहीं पर उनकी कहानियां सुनने के लिए रोज सुबह ट्यून इन करते थे। लोगों ने सोचा नहीं था कि पुराना म्यूजिक इतना पॉपुलर हो जाएगा। हमें बोला जाता था कि पुराना म्यूजिक नहीं चलेगा, कभी मत चलाइए, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करें, हमने ये भी सीखा। उसको कैसे प्रेजेंट करें वो बहुत मायने रखता है। हमारे एक ब्रेकफास्ट शो होस्ट होते थे जो अब बहुत बड़े राइटर हैं, सिद्धार्थ मिश्रा करके, हमारे माइका की सीनियर। आपके माइका के सीनियर हैं, और उन्होंने बाद में मेरे साथ रंगबाज भी लिखा और कई शो भी लिखे। तो सिद्धार्थ जब ब्रेकफास्ट शो करते थे, सिद्धार्थ की रुचि रेट्रो म्यूजिक में बहुत थी, और वो बॉम्बे स्टेशन के प्रोग्रामिंग हेड भी होते थे। और उनकी कमिटमेंट और उनके पैशन से मुझे भी लगा कि रेट्रो को वापस लाया जा सकता है। और फिर स्वप्नाली एक और बिग में प्रोड्यूसर थी, उन्होंने अन्नू कपूर का शो कंसेप्शलाइज किया, और हमें लगा कि कुछ तो है, तो कर दिया बस। एंड अन्नू जी भी एक फैंटास्टिक ओरेटर हैं, तो बिल्कुल करते करते एक चीज़ दूसरी हुई, और वो शो बहुत बड़ा हो गया। आई थिंक वो अभी भी चलता है शो रेडियो पे। एक आपने बात की शुरुआत में उम्मीदों की, जो फ्यूचर फेसिंग था, आगे के बारे में सोचता था। अब आप जो बता रहे हो वो है नॉस्टैल्जिया की बात, कि जो पास्ट की चीज़ें होती है। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉर एग्जांपल हिस्ट्री धड़ल्ले से चलता है, फॉर एग्जांपल, बिकॉज लोगों को नॉस्टैल्जिया, पास्ट की भी कंजम्पशन बहुत हाई है। उसके बारे में क्या इंसाइट है? ऐसा क्यों होता है इंडिया में कि पास्ट से रिलेटेड? पास्ट भी तभी चलता है जब वो बहुत इंस्पायरिंग हो। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा फिल्टर था कि वो पास्ट की जो कहानियाँ हैं वो दर्दनाक नहीं होनी चाहिए, वो इंस्पायरिंग होनी चाहिए। आप हर पास्ट से इंस्पायर होते हैं। जब आप किसी की जर्नी देखते हैं, चाहे वो जिंदगी में गिरे और फिर उठे, राइट, तो वो जर्नी जो आपको जोश देती है ना, वो एक अलग तरीके का जोश होता है। और मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूँ, लोगों की बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, और एक बहुत अच्छा, मैं कई सारे इंटरनेशनल पॉडकास्ट भी सुनता हूँ। एक फाउंडर्स करके एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट है जो सिर्फ लोगों की बुक्स बायोग्राफीज रिव्यू करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बायोग्राफीज रिव्यू करते हैं। और वो मतलब एक इजी तरीका है कि जो किताबें आप नहीं पढ़ पाते हो वो मैं वहाँ से सुनता हूँ। लेकिन
बायोग्राफीज जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती हैं और फिर जो इंस्पायर करती हैं, जो वो भी एक उम्मीद है Right. कि आपको उम्मीद देती है कि अगर आप आज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इनको देखिए जो खुद हाँ, अच्छा नहीं कर ऐसा रहे। शाहरुख खान के साथ भी हुआ है, राकेश जुज्जुलवाला के साथ भी हुआ है, भगत सिंह के साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। और आपके साथ भी होगा और आप लगे रहिए, राइट तो आपकी डेस्टिनी आपको कहीं तो लेके जाएगी। Right. बिकॉज हर आदमी को द पास्ट इंस्पायर्स द फ्यूचर। अब एक बात करते हैं, आपका करियर काफ़ी ऐसे टाइम पे रहा है जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ चेंज हुई है। जैसे आपने टीवी और रेडियो किया, उसके बाद आप ओटीटी की दुनिया में भी आए। वो चेंज कैसा रहा जब आप लोगों के टीवी सेट और रेडियो ट्रांजिस्टर्स की जगह पे आप उनके फ़ोन को सर्व करने लगे? वो ट्रांजिशन आपके लिए एज अ प्रोफेशनल कैसा था? एक तो रेडियो भी फ़ोन पे सुना जाता था। एफएम रेडियो ने ये ट्रांजिशन एक्चुअली देखा था, बहुत बड़ा देखा था और हर फ़ोन में एफएम रेडियो ऐप या एफएम रेडियो इनेबल्ड आता था। सो एक वो तो बहुत बड़ी बात थी ही। तो हमें समझ आ गया था कि ऑन द गो कंजम्पशन तो बहुत रहती है किसी भी मीडिया फॉर्मेट पे रहे, राइट। सो एक तो वो था और दूसरा था कि इंडिया एक जगह पे आ गया जहाँ पे प्लुरलिटी की बहुत ज़रूरत थी। जितना प्लुरलिटी का मतलब समझाइए ज़रा। जितना भी आप केबीसी या सासबहू सोप्स को इंडिया का मेन स्टे माने, एक समय आ गया था कि एक पार्ट ऑफ द इंडियन व्यूइंग पॉपुलेशन उनसे ऊब चुकी थी। केबीसी से नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो सोप्स थे, राइट, हर चीज़ का एक शेल्फ लाइफ होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायरी डेट से आगे, कई लोगों के लिए एक्सपायरी डेट से आगे जा चुके थे। और ओटीटी की एक ये अपॉर्चुनिटी थी, वेब सीरीज़ की एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक नए टाइप का मनोरंजन लोगों के बीच में ला के रखे। और जब वो मुझे अपॉर्चुनिटी ZEE5 में मिली, क्योंकि मुझे बहुत बार लोगों ने बोला कि, और बहुत बार लोगों ने बुलाया भी कि आप वापस आइए, टीवी चैनल चलाइए। मेरे को लगा कि अब मैं 2 टीवी चैनल चला के अब वही सोप करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था अपने दिमाग में। तो जब समय आता है तो अच्छा ही आता है। तो ZEE5 की मुझे जब अपॉर्चुनिटी आई तो एक मैंडेट जो मुझे मिला कि आप नए तरह का एंटरटेनमेंट बनाइए, वो मैंडेट बहुत एक्साइटिंग था। राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा एक नई चीज़ करते रहना चाहिए। नहीं तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप फिर एकदम नीचे की तरफ जाने लगेंगे। इफ़ यू आर नॉट गोइंग अप, यू आर गोइंग डाउन। राइट, इन माई लाइफ आई डोंट थिंक यू स्टे वेयर यू आर, राइट। सो जब पुनीत ने बोला कि हम जब जो ZEE5 बना रहे हैं वो हमें उसमें जी की कोई लेगेसी नहीं चाहिए, हमें ZEE5 एक नया ब्रांड चाहिए और उसमें एक नए ऑडियंस को हमें लाना है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो एक मोबाइल की अपॉर्चुनिटी या टीवी अपॉर्चुनिटी की बात नहीं थी। वो एक नए कंटेंट, एक नए ऑडियंस, एक नया रुख क्रिएट करने की, एक नया ट्रेंड क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी थी। और एक्चुअली आप देखें तो मैंने पहली चीज़ ये भी की कि मैंने जो मोबाइल फ़ोन ऐप थी वो तो थी, लेकिन हमने ZEE5 में पहले साल में ही हर टीवी के लिए ऐप लॉन्च किया। और उस टाइम सिर्फ नेटफ्लिक्स और शायद अमेज़ॉन की थोड़ी बहुत टीवी ऐप्स होती थी। हॉटस्टार की भी उतनी ऐप्स नहीं थी जितनी हमने लॉन्च की। LG के लिए अलग, सैमसंग के लिए अलग, एप्पल टीवी के लिए अलग, हर के लिए अलग। राइट, और हम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमें समझ आ गया था कि इवेंचुअली ये मोबाइल या टीवी वाली बात नहीं रहेगी। टीवी जो फिजिकल डिवाइस है वो सिर्फ एक माध्यम रह जाएगा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के लिए। वो या आप लीनियर टीवी कंज्यूम करें या आप OTT करें, लेकिन आप फाइनली वो एक बड़े टीवी पे ही देखेंगे, क्योंकि जो टीवी पे देखने का मजा है वो आप कभी भी मोबाइल पे नहीं ला सकते। राइट, तो और मोबाइल पे आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो ही देखा जाएगा। इवेंचुअली जो अच्छा कंटेंट है वो फाइनली अब लोग टीवी पे ही देखेंगे। और ये भी दिख रहा था कि जियो आएगा या एयरटेल आएगा या ब्रॉडबैंड आ ही रहा था।
तो इवेंचुअली कंजम्पशन और टीवी के जो भाव थे, जो प्राइसेस थे, स्मार्ट टीवी के जो प्राइसेस थे और जो पुराने टीवी थे उनमें फायर स्टिक लग के उनको स्मार्ट किया जाना, वो सब बहुत आसान हो रहा था। तो टेक्नोलॉजी फटाफट उस तरफ मूव कर रही थी। तो हमने एक नए टाइप का एंटरटेनमेंट बनाने की ठान ली थी। हमने ये नहीं कहा कि हमें मोबाइल के लिए बनाना है कि टीवी के लिए बनाना है, पर हमें इंडिया को एक नया एंटरटेनमेंट देना है। और तब हमने बहुत सारे नए शोज बनाए, काफिर, रंगबाज, फाइनल कॉल, अभय, राइट। और उनमें से कई तो अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। कुछ 200 शोज बनाए हम लोगों ने ZEE5 में, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। थोड़ा सा बताइए कि इतने साल मीडिया इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में रहने के बाद आपने एक थोड़ा सा डिपार्चर लिया है जो आप अब करंटली बिल्ड कर रहे हो उसमें, तो ऐसा है कि आपका मन उब गया वही सेम कंटेंट वाला बिजनेस करके, या ऐसा है कि अभी वो एक वो बोलते हैं ना कि हायरार्की ऑफ नीड्स होता है, तो यू मूव्ड अप टू अ हायर हायरार्की ऑफ नीड वेयर टू सेटिस्फाई दैट यू नीड टू बी डूइंग समथिंग डिफरेंट? आई थिंक मेरे को बहुत लोगों ने ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं और आपने बहुत एक सोच के सवाल पूछा है। सो आई एम वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ व्हाट यू आर आस्किंग, राइट। और ये काफ़ी सच है। मैं ये मैस्लोज की हायरार्की लोगों को पढ़ाता भी हूँ कॉलेजेस में, और मुझे भी लगता है अंदर से कि वो एक बेस लेवल हायरार्की को फीड करके अब मुझे भी हो गया है कि आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। अब मैं कुछ पर्पसफुल करना चाहता हूँ, एक इम्पैक्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उस स्तर पे आ गया अपनी लाइफ पे कि अब मैं अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ, राइट। और वो लेगेसी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लाइफ में, किसी की लाइफ में इम्पैक्ट आया, किसी की लाइफ में चेंज आया, किसी की लाइफ में पर्पस आया। और इसीलिए ये बहुत एक पर्पसफुल प्रोजेक्ट है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में एक बेटरमेंट ला सकें। हर जो एक कम्युनिटी बनती है प्लेटफॉर्म में, वो विमेन को बहुत तरीके से हेल्प करती है। आप देखिए तो मोना सिंह की कम्युनिटी है मेरी मर्जी, और वहाँ पे मोना बात करती हैं कि कैसे औरतों को भी हक है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का। और कई औरतें बहुत कथार्टिक बातें उनसे करती हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो उनको जवाब देती हैं। और वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है। वो कंटेंट की भी बहुत ज़रूरत है। एक वो जो उम्मीद, वो जो इंस्पिरेशन ऐसे लोग अपनी कम्युनिटीज़ में दे सकते हैं कि आप बेहतर हो सकते हैं, आपके लिए भी ज़िंदगी में बहुत आगे उम्मीद है, होप है। वो जो सेटिस्फैक्शन देता है वो बहुत ही अलग तरह का सेटिस्फैक्शन होता है। एक शो है जिसके बारे में हमें बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये चलता क्यों है ये शो। मैं खुद को भी देखता हूँ देखते हुए, मैं लोगों को भी देखता हूँ देखते हुए, वो शो घंटों तक, उसके जो एक्स्ट्राज आते हैं वो भी लोग देखते हैं, और वो शो है बिग बॉस, राइट। तरुण, 15 से ज़्यादा सालों से लोग बिग बॉस देख रहे हैं हमारे देश में। क्या है इंडिया के बारे में वो इनसाइट जिसकी वजह से लोग बैठ के बस लोगों को देख रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जीते हुए? सो एक्चुअली बिग बॉस का प्रीकर्सर शो जो था ना, वो था फेम गुरुकुल। वो पहला शो था, और दोनों शोज एंडमॉल के हैं। और वो पहला शो था जहाँ पे कैमरास घर के अंदर लगाए गए थे, और हमने काजी और अरिजीत की पूरी ज़िंदगी देखी थी, और वहाँ से हमें पता लगा था कि हाँ, ये ज़रूर चल सकता है इंडिया में। और उससे पहले इंडियन आइडल पे भी हम उनके बैक रील्स दिखाते थे, तो लोगों की रुचि तो हमें दिख ही रही थी, राइट। और दुनिया में भी ऐसे होता है कि जो जैसे यूके वगैरह में जो स्टेशन फेम गुरुकुल या फेम एकेडमी करता है, वो फिर बिग बॉस करता है, और उसी सेट में दोनों शोज करते हैं। तो वो एक वैसा ही तरीका और बना हुआ है कि पहले 6 महीने अगर फेम गुरुकुल किया तो फेम एकेडमी किया, तो अगले 6 महीने उसी सेट में बिग ब्रदर कर दिया। आप इसकी इनसाइड ना बहुत कॉमन है, और वो ये है कि आप बॉम्बे में रहते हैं, अगर आपकी खिड़की से या बालकनी से किसी और का घर दिखता है ना, तो आप घंटों उनके घर में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। हर आदमी को बड़ा अच्छा लगता है कि उनके घर में क्या बात चल रही है। आप किसी के कैबिन के आगे से निकल जाए, कोई बात चल रही है, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि उसके घर में बात चल रही है। मैं बाथरूम तक नहीं पहुंचूंगा, लेकिन लोगों को हर आदमी को ये लगता है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक ये वाइकेरियस प्लेजर जिसको कहते हैं, राइट, उसका एक बेसिक इंसाइट है जो बिग बॉस कैप्चर करता है। और वो बहुत ही सिंपल है, और ऑब्वियसली बिग बॉस में ये बहुत एग्जैजरेट हो चुका है। लोगों को उकसाया जाता है बहुत कुछ करने के लिए, और फिर
अब वो तमाशा और देखना चाहते हैं, तो एक तमाशा है। वो अजम्पशन को हटा दे तो भी ये कैरेक्टर्स को जो चूज करते हैं आपके, ओके इसके साथ ये वाला ले लेते हैं और इस तरह का कैरेक्टर्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो किस तरह के डिस्कशंस होते हैं राइटर्स रूम में? या तो देखिए, आपको एक डाइवर्सिटी चाहिए होती है। अब एक सारे लोग एक जैसे होंगे तो सब कुछ बनेगा नहीं, टेंशन नहीं होगा, राइट? तो अगर आप बर्तन में काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्तन डालेंगे तो थोड़ी आवाज भी आएगी, तो राइट, मयान में 2-3 तलवारें भी डालनी पड़ेंगी, तो वो सब करना पड़ता है। पर वो जैसे एक फैमिली में सब लोग एक जैसे नहीं होते, वैसे ही एक घर में, ये बिग बॉस के घर में लोग एक जैसे नहीं होते। तो वो एक आप जब आप कास्ट कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि कई वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आए, ताकि कुछ तमाशा, कुछ मसाला बनता रहे। फाइनली एंटरटेनमेंट है। तो अगर आपको भी सब लोग जो सुबह उठ के सिर्फ पूजा पाठ करके रात को सो जाएंगे तो उनको आप भी नहीं देखेंगे। राइट। सो तरुण, अब हम यहाँ पे बैठे तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता, ठीक है? आपने इंडिया को मल्टीपल फॉर्मेट्स में बड़े बड़े हिट्स दिए ओवर द इयर्स। हम कुकू एफएम पे ऑडियो स्टोरीज, ऑडियो बुक्स, ऑडियो कंटेंट बनाते हैं, नॉन म्यूज़िक। एंड आई वुड लव टू नो कि आपके हिसाब से हमें क्या एक नया शो या नया फॉर्मेट करना चाहिए जिससे हमें बहुत ऑडियंसेस मिल सकती है। सो मैं मेरा काम इजी कर रहा हूँ, आपका हेल्प ले रहा हूँ, बट नहीं, बिल्कुल। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या किया, और मुझे आई एम श्योर कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि किसी क्रिएटिव आदमी का काम आसान नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में आम लोगों की बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, आम लोगों की बहुत सक्सेसफुल कहानियाँ हैं। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड हैं, अब हम क्रिएटिव इकोनॉमी में से बहुत इंस्पायर होते जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इन कहानियों के साथ जो सॉल्व कर सकते हो वो है मेंटल हेल्थ का। राइट। इंस्पायरिंग कहानियाँ जो लोगों के मेंटल हेल्थ को बेटर कर पाएँ। आप समझ नहीं सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है इस कंट्री में। कितने लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कितने लोग हताश होकर अपनी लाइफ जीते हैं। अगर आप लोगों को रिलेटेबल आम लोगों की कहानियों से इंस्पायर कर सकते हैं और रोज़ अगर वो अपनी लाइफ में एक नया मीनिंग ढूंढ सकते हैं, तो वो एक जनरेशन के लिए आप बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि आज ज़िंदगी की रफ्तार इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हर आदमी अगर अपने आप को लोगों से कंपेयर करने लगता है तो उसको लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। राइट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी को लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं कुछ कर पाऊँगा। एक बात होती है कि आपको जो भी काम मिले उसमें आप एक पर्पस ढूंढ लीजिए, और फिर एक स्टेज आएगा जब लाइफ में, तब आपका जो भी पर्पस है उसके लिए आप काम ढूंढ लोगे, और वो स्टेज तक पहुंच चुके हो आप, और आप कुछ ट्राई कर रहे हो, उसके लिए वेरी एक्साइटेड। थैंक यू तरुण सो मच कि आपने हमको ये टाइम दिया। हमें लग रहा है हमारे ऑडियंसेस को काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी इंडिया के बारे में, आपके करियर की जर्नी के बारे में, कैसे लाइफ के बारे में सोचना है उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी तरीके से सवाल पूछे, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वंडरफुल, ग्रेट।